हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए हम लोग 40 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने बस इन्हीं 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% है। ये 40 एमसीक्यू मैंने जो लिया है ये 2024 और 2023 में बार बार पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना। यदि अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अभी से आप 20 नंबर कर ले मात्र एक वीडियो में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बस आपने इन्हीं 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, बाकी आपको हिंदी में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन एक चैनल पर दे रहा हूं। आप जाकर चैनल को एक बार विजिट कीजिए और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल पर लेकर जाइए इस चैनल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2025 का आउट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के या भारतेंदु युग के। ठीक है, तो इनके नाम में ही छुपा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, किस युग के लेखक है, सॉरी लेखक हैं। तो ये शुक्ल युग के, किस युग के हैं, शुक्ल युग के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गबन किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गबन की विधा है, मतलब गबन किस विधा की रचना है। नाटक विधा की, एकांकी विधा की, उपन्यास विधा की या कहानी विधा की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गबन है, ये जो गबन है किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के एक एक प्रश्न को जल्दी जल्दी कर लेंगे। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि कंकाल के लेखक हैं। आपको बताना है कंकाल के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो जो आपका कंकाल है इसके लेखक कौन है, वो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कलम के सिपाही की कृति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और मैं बता दूं 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया है। ये 2025 का आउट क्वेश्चन है कि कलम की सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र कुमार की या अमृत राय की। ठीक है, तो जो कलम की सिपाही है ये किनकी कृति है, तो अमृत राय की है। किनकी है, अमृत राय की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। 2024 2023 के दोनों साल में प्रश्न पूछा गया है। इस शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक या 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो कब से कब तक है, तो 1938 से, सॉरी 1919 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक साकेत रचना है। साकेत किनकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है या मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, तो जो आपकी साकेत है ये किनकी रचना है, वो तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है। प्रयोगवादी की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या प्रयोगवाद युग की। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो लेकिन किस युग की कवित्री है, तो छायावाद युग की कवित्री है। छायावाद युग की महादेवी वर्मा जी कवित्री हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गंगा लहरी रचना है। आपको बताना है कि गंगा लहरी रचना किसकी, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। ठीक है, तो जो आपका गंगा लहरी है ये किनकी रचना है, तो भूषण की रचना है। किसकी रचना है, भूषण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। आपको बताना है कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। 1919 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक या 1843 से अब तक। ठीक है, तो जो आधुनिक युग की जो समय सीमा बहु, ये आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1843 से अब तक है। ठीक है, मतलब 1843 से अब तक क्या है, आधुनिक काल की समय सीमा
है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न है कि अस्थाई रस का सॉरी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य है, निवेद है या विस्मय है। ठीक है, तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है। ठीक है, तो जो पीपर पात सरिस मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। पीपर पात सरिस मंडोला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एक पंक्ति है, इसको तैयार कर लेना। इन बताना कि इन चारों में से कौन सा आपका अलंकार है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सर। 12 का ई या 12 का बी या 12 का सी या 12 का डी आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 100% आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सोरठा छंद में चरण होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, 1 चरण होते हैं। ठीक है, तो जो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं सोरठा छंद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो उपसर्ग है उपदेश दो शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप है, अ है या उप है या अन है। ठीक ना, अ है सॉरी उ है या अ है या उप है या अन है। ठीक है, तो उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले जोड़ देगा। सबसे पहले क्या जुड़ा? उप जुड़ा है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, राम कुमार वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, तो जो आपका रक्षाबंधन है इस नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी क्या है? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप बताना कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश या इंद्रजाल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंद्रजाल है ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अनंत आकाश भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। जो साहित्य और कला ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संस्कृत के 4 अध्याय एक इनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी जो आपकी रचना है इसके उपन्यासकार कौन है? तो राग दरबारी एक प्रकार का है उपन्यास है। पूछ लेगा कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर हैं या श्री लाल शुक्ल हैं या अज्ञे जी हैं या नरेश मेहता जी हैं। ठीक है, तो जो राग दरबारी के उपन्यासकार कौन है? श्री लाल शुक्ल जी है। कौन है? श्री लाल शुक्ल जी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? आपको बताना है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छयवाद युग या इनमें से सभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो शुक्ल युग का जो अन्य नाम होता है ये प्रसाद युग भी होता है, प्रेमचंद्र युग भी होता है, छयवाद युग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल युग सॉरी विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के हैं, छयावादी युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो विष्णु प्रभाकर जी हैं ये किस युग के कहानीकार है? न भारतेंदु युग के हैं, न छयावादी युग के हैं, न द्विवेदी युग के हैं। इनमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसी युग के कहानीकार विष्णु प्रभाकर जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। आपको बताना कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? केशव दास जी, देव जी, पद्माकर जी या मतीराम जी। ठीक है, तो जो आपका भाव विलास है इसके रचनाकार कौन है? देव जी है। कौन है? देव जी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की क्या विशेषता है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ठीक ना, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्रकृति वर्ण या आश्रमदाताओं की प्रशंसा। ठीक
ठीक है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2024 का प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। चित्रमयी चित्रमयी नहीं क्या होगा? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी हम लोग और अभी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 21 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ध्यान से प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न है कि कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1, 5 या 3 या 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। कितने प्रवृत्ति स्वीकार की गई है? 3 स्वीकार की गई है, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जौहर जौहर काव्य की रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जौहर है, इस काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, या सुमित्रानंद पंत जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? जौहर काव्य के रचनाकार कौन है बाबू? श्याम नारायण पांडे जी। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे जी जौहर काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिदम्बरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो चिदम्बरा एक इनके रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखि दशा हर गुण मुस्काही उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना कि पुनि पुनि मुनि उकसही उकलाही देखि दशा हर हर गण मुस्काही उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, या वात्सल्य रस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में कौन सा रस है बाबू? तो हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हास्य रस है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आहुति सी गिर पड़ी चीता पर, आहुति सी गिर पड़ी चीता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेषम अलंकार है, या रूपक अलंकार है? आहुति सी गिर पड़ी चीता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस आंसर का आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पंक्ति है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इसको जरूर से जरूर तैयार करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक अलंकार है इस पंक्ति का। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, मतलब जो शब्द से पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। तो अनुरूप जो लिखा है इसमें शब्द क्या है? कौन सा शब्द जुड़ा है वही बताना है। अ जुड़ा है, या अन जुड़ा है, या अनु जुड़ा है, या अरूप जुड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखिएगा यहाँ पर जो आपका अनुरूप लिखा है इसके शब्द क्या क्या जुड़ा है? अनु जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अनुरूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको दो शब्दों के बीच में ये वाला युदक चिन्ह मिल जाए, कौन चिन्ह मिल जाए? युदक चिन्ह मिल जाए, तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वायु समीर बयार पर्याय है। मतलब आपको बताना कि वायु समीर बयार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सूर्य के, तारों के, हवा के, या बादल के? ठीक है, तो वायु समीर बयार ये किसकी पर्यायवाची है? तो हवा के। किसकी है? हवा का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा की क्या है? सब पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। जो संदेहपूर्ण कथन होते हैं क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, या नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो जिसमें संदेह होता है उसको कौन सा वाक्य बोलते हैं हम लोग? कौन सा कथन बोलते हैं? संदेहात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? संदेहात्मक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य क्या है? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूं या मुझे पत्र लिखना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैं पत्र लिखूंगा। इसका कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य क्या है? परिवर्तित वाक्य क्या है? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आपको बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? प्रतिदिन, आसपास, बहुत या स्वयं। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है इसमें? आसपास। क्या है? आसपास क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी हैं, यशपाल जी है, प्रेमचंद्र जी है या जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जो आपका सेवा सदन है इसके उपन्यास के लेखक कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा सेवा सदन क्या है? ये उपन्यास भी रहा है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी सेवा सदन के लेखक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आत्मकथा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए और 2025 का इसको आउट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना। पहला क्वेश्चन इससे पूछेगा। फिर पूछे क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या रामविलास वर्मा जी हैं। ठीक है, तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी इसके क्या है? लेखक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। यात्रा पूछा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी या राहुल संकृत्यायन जी या हरिजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो जब भी यात्रा साहित्यकार का नाम आएगा तो उसमें आएगा नाम राहुल संकृत्यायन की। किसके आएंगे? राहुल संकृत्यायन की नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति काल के वीर रस की प्रसिद्ध कवि हैं। रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव जी हैं, घनानंद जी है, भूसर जी है या बिहारी जी हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि जो रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूसर जी। कौन है? भूसर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूसर जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी जी हैं, केशव दास जी हैं, भूसर जी है या मतीराम जी है। ठीक है, तो जो रामचंद्रिका का रचनाकार कौन है बाबू? रामचंद्रिका के जो रचनाकार है वो केशव दास जी है। कौन है? केशव दास जी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास जी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए और ये 2025 का आउट क्वेश्चन इसको कर लीजिए। ठीक है, कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, श्रीधर पाठक की है, सिया राम शरण गुप्त की है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रिय प्रवास किसकी रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेव वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो जो राम की शक्ति पूजा है, राम की जो शक्ति पूजा है इसके रचनाकार कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि अहा व्योम सिंधु सखी देह तारक बुदबुद दे रहा। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताना है कौन सा प्रयुक्त छंद है। रोला छंद है, दोहा छंद है या बैरव छंद है या सोरठा छंद है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा छंद है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा छंद है वो? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन इसमें छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपका है
40 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला समास है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो जो आपका त्रिवेणी है, जो आपका वो त्रिवेणी, इसमें कौन सा समास है, कौन सा द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है। ठीक है, जहां पर भी अंकों की बात होगी, त्रिवेणी मतलब तीन, त्रि में 3 होता है ना, तो जहां भी संख्या आ जाए, अंक आ जाए, वहां क्या होता है, द्विगु समास हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह टोटल आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया है। यदि आपने 40 में से कितना सही किया है, उसका आंसर आप कमेंट में बताना है कि सर मेरा 40 में से इतना सही था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।